नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज आज हमारे पास एक ऐसा स्रोत है जो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को जोड़ता है। एक तरफ है हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक साधना और दूसरी तरफ है आज की मॉडर्न बायोलॉजी। विषय यह है कि क्या हम आवाज और अपनी सांसों का इस्तेमाल करके अपने शरीर की कोशिकाओं को यानी सेल्स को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आज हमारा मिशन क्या है? हम इस स्रोत ने जो विज्ञान दिया गया है उसे परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि क्या वाकई कुछ खास ध्वनियां हमारे सेल्स के अंदर की गंदगी साफ कर सकती हैं और क्या वो हमारे डीएनए तक को बदल सकती हैं। चर्चा की शुरुआत इस दिलचस्प आइडिया से करते हैं कि बीमारियां बाहर से नहीं आती हैं, बल्कि हमारे ही शरीर के अंदर एक तरह के बायोलॉजिकल नॉइस मतलब एक जैविक शोर से पैदा होती हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। चलिए इसी को कुरेदते हैं। तो ये बायोलॉजिकल नॉइज, ये सुनने में थोड़ा पोएटिक सा लगता है। क्या ये सिर्फ एक मेटाफर है या हमारे शरीर के अंदर सच में कोई मापने लायक शोर होता है? इसका मतलब क्या है कि बीमारी हमारे एटम्स के बीच कम्युनिकेशन टूटने से होती है। को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने को कहता है। हम शरीर को बस हड्डियों, मांसपेशियों और अंगों का एक ढांचा मानते हैं, लेकिन स्रोत में न गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। मनुष्य का शरीर कोशिकाओं का समूह नहीं, बल्कि चेतन परमाणुओं का एक दिव्य संगठन है। यहाँ दिव्य संगठन या डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन शब्द बहुत जरूरी है। ये कहता है कि हमारा शरीर एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहाँ हर सेल, हर एटम एक दूसरे से पूरी तरह तालमेल में वाइब्रेट कर रहा है। बायोलॉजिकल नॉइस तब होता है जब इस ऑर्केस्ट्रा का कोई म्यूजिशियन अपनी ही धुन बजाने लगता है। जब सेल्स का आपसी तालमेल बिगड़ता है ना, वो एक दूसरे से सही फ्रीक्वेंसी पर बात नहीं कर पाते, तो एक कन्फ्यूजन पैदा होता है। यही कन्फ्यूजन, यही शोर बीमारी की असली जड़ है। और अब तो क्वांटम बायोलॉजी भी ये मानने लगी है कि हमारे शरीर में इंफॉर्मेशन का फ्लो सिर्फ केमिकल सिग्नल से नहीं, बल्कि वाइब्रेशन से भी होता है। अच्छा, तो अगर प्रॉब्लम शोर है तो इसका इलाज सुर या तालमेल होना चाहिए। स्रोत कहता है कि इसमें आवाज का एक बड़ा रोल है, लेकिन ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। हम आवाज को हवा में उठने वाली तरंगे समझते हैं, कोई ऐसा औजार नहीं जो हमारे सेल्स को ठीक कर सके। आवाज कैसे एक फिजिकल ताकत बन सकती है? ये बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, साइमैटिक्स नाम की एक फील्ड है जो दिखाती है कि आवाज सिर्फ सुनाई नहीं देती, वो असर भी करती है। आपने शायद वो वीडियो देखे होंगे जहाँ एक खास फ्रीक्वेंसी की आवाज से रेत या पानी में खूबसूरत ज्यामितीय पैटर्न बन जाते हैं। हाँ हाँ, देखे हैं। तो आवाज में पदार्थ को व्यवस्थित करने की ताकत होती है। स्रोत का तर्क है कि जब यही सिद्धांत हमारे शरीर पर लागू होता है, जो 70% पानी ही है, तो मंत्रों जैसी खास और सामंजस्यपूर्ण ध्वनियां वो हमारे सेल्स के अंदर के बिगड़े हुए पैटर्न को ठीक कर सकती हैं। ये उस जैविक शोर को एक जैविक संगीत में बदलने जैसा है। और रेत पर पैटर्न बनाना एक बात है, वो एक कूल साइंस एक्सपेरिमेंट लगता है, लेकिन ये दावा करना है कि एक मंत्र हमारे शरीर के अंदर जाकर कैंसर सेल्स पर असर कर सकता है, ये तो बहुत बड़ा दावा है। कोई भी संदेह करने वाला यही कहेगा कि ये सब प्लेसेबल इफेक्ट है। आप मानते हैं कि ठीक हो रहे हैं, इसलिए आपको अच्छा लगने लगता है। क्या इसका कोई ठोस सबूत है? बिल्कुल। और स्रोत इस संदेह का सीधा जवाब देता है। ये 1981 में हुए एक बहुत जरूरी रिसर्च का जिक्र करता है, जिसे डॉक्टर फैबियन मामन और हेलेन ग्रिमल ने किया था। उन्होंने लैब में कैंसर सेल्स के ऊपर अलग अलग साउंड फ्रीक्वेंसी के असर को स्टडी किया, और उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। जब कैंसर सेल्स को हार्मोनियस म्यूजिकल नोट्स यानी सुरीली ध्वनियों के संपर्क में लाया गया, तो वो अस्थिर होने लगे, उनका स्ट्रक्चर बिगड़ने लगा और आखिर में वो फट गए। और जो हेल्दी सेल्स थे, उनका क्या हुआ? यही तो सबसे दिलचस्प बात थी। उसी आवाज से हेल्दी सेल्स और मजबूत हो गए। उन्होंने अपने चारों तरफ एक तरह की चमक, एक ऑरा विकसित कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही ध्वनि, एक ही आवाज विनाशक भी हो सकती है और जीवन देने वाली भी। ये इस पर निर्भर करता है कि उसे सुन कौन रहा है, एक स्वस्थ सेल या एक बीमार सेल। एक मिनट, तो इसका मतलब ये है कि जो भजन या कीर्तन हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, वो सिर्फ मन की शांति के लिए नहीं थे। उनके पीछे एक साइंटिफिक हीलिंग मैकेनिज्म काम कर रहा था, वो भी कोशिकाओं के लेवल पे। ये तो हमारे पूरे कल्चर को एक नए नजरिए से देखने का सर। बिल्कुल, आप इसे एक तरह की सोनिक क्लीनिंग या ध्वनि से सफाई कह सकते हैं।
मोमोन की रिसर्च ने दिखाया कि सुरीली आवाज फिजिकली सेल्स से टॉक्सिन्स मतलब जहरीले पदार्थों को बाहर निकालती है। जब कोई सेल तनाव या बीमारी में होता है तो उसका वाइब्रेशन धीमा और बेसुरा हो जाता है। सही ध्वनि उसे वापस उसकी नेचुरल हेल्दी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर देती है, जैसे आप किसी गिटार के तार को कसते हैं। और जैसे ही सेल अपनी सही फ्रीक्वेंसी पर आता है, वो अंदर जमा कचरे को बाहर फेंकने लगता है। तो जब स्रोत गायत्री मंत्र की बात करता है तो वो इसी सिद्धांत पर काम कर रहा है। ये एक तरह का सेल्यूलर डिटॉक्स है। सटीक रूप से स्रोत बताता है कि गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का जो कोड है ना, वो एक बहुत ही खास बायो रेजोनेंस यानी जैविक अनुनाद पैदा करता है। हर अक्षर की अपनी एक साउंड फ्रीक्वेंसी है। जब उन्हें खास क्रम में बोला जाता है तो वो मिलकर एक शक्तिशाली हार्मोनिक वेव बनाते हैं। ये वेव एक वाइब्रेशनल फिल्टर की तरह काम करती है, जो सेल्स के अंदर के शोर को साफ करती है और उन्हें उनकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस पर वापस लाती है। ये विश्वास की बात नहीं, ये फिजिक्स है जो बायोलॉजी पर काम कर रही है। सेल्स को साफ करना तो समझ आता है, ये फिजिकल लेवल पर हो रहा है, लेकिन स्रोत इससे भी कदम आगे की बात कर रहा है, हमारे जेनेटिक कोड को बदलने की। ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। हमारा डीएनए तो फिक्स माना जाता है, उसे ध्वनि कैसे बदल सकती है? उन्हें अपनी किताब द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में ये साबित किया है कि हमारे जीन हमारी किस्मत नहीं है। वो एक बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट की तरह है, लेकिन उस ब्लूप्रिंट के कौन से हिस्से इस्तेमाल होंगे ये हमारे माहौल पर निर्भर करता है। और इस माहौल का मतलब सिर्फ हमारा खाना पीना या हवा नहीं, बल्कि हमारे विचार और हमारे आसपास की ध्वनियां भी हैं। बिल्कुल, यही एपिजेनेटिक्स का सार है। हमारा माहौल, जिसमें ध्वनि और विचारों की फ्रीक्वेंसी भी शामिल है, हमारे जीन्स को चालू यानी ऑन या बंद यानी ऑफ कर सकता है। इसे ऐसे समझिए कि आपका डीएनए एक बहुत बड़ा पियानो है। आपके पास सारे सुर मतलब जीन्स मौजूद हैं, लेकिन कौन सा गाना बजेगा ये इस पर निर्भर करता है कि कौन सी चाबियां दबाई जा रही हैं। एपिजेनेटिक्स इसी की स्टडी है कि वो कौन सी उंगलियां हैं जो इन चाबियों को दबाती हैं। और स्रोत का तर्क है कि मंत्र ध्वनि उन शक्तिशाली उंगलियों में से एक है। आप कह रहे हैं कि एक मंत्र जो बस कुछ शब्दों का समूह है, हमारे डीएनए के बनावट से जाकर जुड़ जाता है। ये सुनने में विज्ञान से ज्यादा किसी फैंटेसी फिल्म की कहानी लगती है। स्रोत इस पर कोई ठोस मैकेनिज्म बताता है या ये सिर्फ एक विश्वास की बात है? नहीं, स्रोत एक बहुत खास मैकेनिज्म की बात करता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक कसकर बंधी हुई रस्सी या गिटार के तार को हल्के से छेड़ते हैं और उसकी वाइब्रेशन पूरी रस्सी में दौड़ जाती है। डीएनए भी एक कसकर बंधी हुई कुंडली, एक कॉइल की तरह है। स्रोत के अनुसार मंत्र की ध्वनि उस पर एक बहुत ही सूक्ष्म, खास तरह का कंपन पैदा करती है। इसी कंपन या टॉर्शनल स्ट्रेस यानी मरोड़ वाले तनाव में ये ताकत है कि वो अंदर जाकर सोए हुए अच्छे जीन्स को जगाने का स्विच दबा सकता है। तो ये सिर्फ जीन को चालू या बंद करने के बारे में नहीं है, बल्कि डीएनए के स्वभाव को ही बदलने की बात हो रही है। हाँ, और यहीं पर स्रोत गुरुदेव के एक और कथन को सामने लाता है। सद्विचार और मंत्र ध्वनि डीएनए के स्वभाव को बदलने में सक्षम है। ये बहुत गहरा बयान है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ बीमारी के लक्षणों को नहीं दबा रहे, हम उसके मूल कोड को प्रभावित कर रहे हैं। हम बीमारी की जेनेटिक संभावना से निकलकर स्वास्थ्य के जेनेटिक आदेश की तरफ बढ़ सकते हैं। हम अपने बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर को रीराइट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने विज्ञान समझ लिया, लेकिन इसे लागू कैसे करें? क्या सिर्फ मंत्र सुनना या उसका जाप कर लेना काफी है? स्रोत में एक बहुत ही खास ब्रीदिंग प्रोटोकॉल का जिक्र है। इससे लगता है कि यह सिर्फ ध्वनि के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में भी है कि उस ध्वनि को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाया कैसे जाए। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। वाइब्रेशनल मेडिसिन को एक डिलीवरी सिस्टम की जरूरत होती है। आप आवाज की हीलिंग एनर्जी को अपने लिवर या किडनी के सेल्स तक कैसे पहुंचाएंगे? स्रोत के अनुसार वो डिलीवरी सिस्टम हमारी सांस है, और प्रोटोकॉल बहुत सख्त और सटीक बताया गया है। कुल 35 मिनट। इसमें मंत्रोच्चार के साथ 20 सेकंड की सांस अंदर लेने और 20 सेकंड की सांस बाहर छोड़ने का एक चक्र शामिल है। 20 सेकंड सांस अंदर लेना और 20 सेकंड छोड़ना, ये तो नॉर्मल ब्रीदिंग से बहुत अलग है। ये तो बहुत लंबा समय है, ज्यादातर लोग तो शायद कर भी ना पाए। इन 40 सेकंड के दौरान शरीर में ऐसा क्या खास हो रहा है? इस प्रक्रिया को बायोलॉजिकल कोहेरेंस या जैविक सुसंगतता कहा गया है। आप इसे ऐसे समझें
कि आमतौर पर हमारे शरीर के सारे म्यूजिशियंस एक साथ एक ही धुन में नहीं बजा रहे होते। हमारा दिल अपनी ताल में, दिमाग अपनी सोच में और फेफड़े अपनी सांसों में व्यस्त रहते हैं। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, पर ऑर्केस्ट्रा जैसा सुर नहीं है। ये 20 सेकंड वाली सांस उस ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह है। ये सबको एक ही लय में ले आती है। जब हम इतनी धीमी और गहरी सांस लेते हैं तो हमारा हार्ट रेट, ब्रेन वेव्स, नर्वस सिस्टम सब एक ही लय में वाइब्रेट करने लगते हैं। और जब पूरा शरीर एक सुर में होता है, तभी वो हीलिंग की धुन को सबसे अच्छे से सुन और अपना सकता है। और मंत्र इसमें कहाँ फिट होता है? यानी कल्पना करना। इस 40 सेकंड के ब्रीदिंग साइकिल के दौरान व्यक्ति को ये कल्पना करनी होती है कि मंत्र के अक्षर खून के साथ मिलकर पूरे शरीर में घूम रहे हैं। ये सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं है, ये अपने इरादे को आवाज की ऊर्जा के साथ जोड़ने का एक तरीका है। जब जैविक सुसंगतता यानी सिंक्रोनाइज बॉडी, ध्वनि की फ्रीक्वेंसी यानी मंत्र और फोकस्ड इरादा यानी विजुअलाइजेशन एक साथ मिलते हैं, तो ये पक्का हो जाता है कि वो हीलिंग वाइब्रेशंस शरीर की हर एक कोशिका तक लगभग 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंचती हैं। स्रोत के अनुसार गुरुदेव ने इसे कायाकल्प या सेल्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन का एकमात्र रास्ता बताया था। ये तो फिजिक्स, बायोलॉजी और चेतना का एक बहुत शक्तिशाली कॉम्बिनेशन है। ये कोई पैसिव प्रैक्टिस नहीं है, ये तो अपने शरीर की कमान अपने हाथ में लेने जैसा है। बिल्कुल, ये एक निष्क्रिय प्रार्थना से सक्रिय प्रोग्रामिंग की ओर एक बदलाव है। आप सिर्फ अच्छे स्वास्थ्य की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, आप उसे सेल्यूलर लेवल पर बना रहे हैं। ये 35 मिनट का प्रोटोकॉल एक रस्म जैसा लगता है, लेकिन स्रोत के अनुसार इसके हर हिस्से का एक खास बायोलॉजिकल मकसद है। तो चलिए इस पूरी चर्चा के मुख्य धागों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने शुरुआत की बायोलॉजिकल नॉइज के आइडिया से, यानी बीमारी हमारे सेल्स के बीच तालमेल बिगड़ने से होती है। फिर हमने देखा कि इसका समाधान है सामंजस्यपूर्ण ध्वनि। डॉक्टर मामन के रिसर्च ने दिखाया कि कैसे आवाज सेल से गंदगी को फिजिकली बाहर निकाल सकती है। इसे हमने सेलुलर डिटॉक्स कहा। इसके बाद हम और गहरे गए डीएनए के लेवल पर। एपिजेनेटिक्स हमें बताता है कि ध्वनि और विचार हमारे जीन्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि डीएनए की मरम्मत या रीप्रोग्रामिंग है। सही कहा। और फिर हमने देखा कि इसे करने का तरीका क्या है। 35 मिनट का प्रोटोकॉल, जिसमें 20 सेकंड की सांसें शरीर में जैविक सुसंगतता यानी एक सिम्फनी पैदा करती हैं, ताकि ध्वनि की ऊर्जा हर सेल तक पहुंच सके। और ये सब मिलकर हमें आखिरी लक्ष्य तक ले जाते हैं, जेनेटिक कमांड, यानी जैविक शोर की अराजक स्थिति से दिव्य संगठन की एक सामंजस्यपूर्ण स्थिति में पहुंचना, जहां शरीर एक होकर चेतना के साथ काम करता है। और स्रोत का अंतिम निष्कर्ष बहुत शक्तिशाली और हिम्मत देने वाला है। हमारे जीन हमारी नियति नहीं है, वे हमारे सॉफ्टवेयर हैं, और इस प्रोटोकॉल के माध्यम से हमारे पास उन्हें फिर से लिखने का कोड है। ये हमें अपने स्वास्थ्य के लिए एक अभूतपूर्व स्तर की जिम्मेदारी और शक्ति देता है। ये बताता है कि हम अपने शरीर के असहाय शिकार नहीं हैं, बल्कि इसके सक्रिय निर्माता हो सकते हैं। ये विश्लेषण एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है। अगर स्रोत ये बताता है कि एक खास मंत्र, एक खास विचार और एक खास सांस लेने का तरीका हमारे हीलिंग जीन्स को चालू कर सकता है, तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की दूसरी ध्वनियां या हमारी आदत में शुमार हो चुकी सोच अनजाने में कौन से जीन सक्रिय कर रही होगी। ट्रैफिक का शोर, नकारात्मक बातें या लगातार तनाव की स्थिति हमारे सेल्यूलर सॉफ्टवेयर पर हर दिन क्या लिख रही होगी।